हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है सब अच्छे होंगे। आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। और एचटेट का जो हमने ये कोर्स चला रखा है PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, हम 2018 का क्वेश्चन पेपर सोल्व कर रहे हैं और 2 वीडियो करवा चुकी हूँ। आज हम तीसरी वीडियो करेंगे और कोशिश यही रहेगी कि आज इस पेपर को हम पूरा सोल्व कर लें, क्योंकि लंबी वीडियो भी सब पसंद नहीं करते। तो मैं 20 मिनट 25 मिनट की वीडियो बनाती हूँ और उसमें कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश करती हूँ। आज हम करेंगे कुछ ऐसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, अलग अलग हैं हर क्वेश्चन में लगभग, और उनको हम कवर करने की कोशिश करेंगे। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंट्रोल्ड बाय प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स ऑफ ब्रेन। अब ब्रेन से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आ जाते हैं हमारे इसमें। क्या है कि इसमें कौन सा कार्य है जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। अब आप देखिए कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में सेम नाम दे रखा है, इसलिए मैं बार बार आपको कहती हूँ कि साइकोलॉजी में जो भी टॉपिक हैं उनको आप उनके जो मेन पॉइंट है ना वो कम से कम इंग्लिश में याद किया करो, ठीक है, क्योंकि इंग्लिश और हिंदी वर्जन एक जैसा मिलता है मोस्टली। अब हम करेंगे इसके बारे में कि प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स द्वारा कौन सा कार्य नहीं होता। अब सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ब्रेन में कितने ये होते हैं, यानी लोब। 4 लोब होते हैं, ठीक है। कौन से होते हैं, देखो ब्रेन का मैं फोटो बनाने की कोशिश कर रहा। अखरोट देखा है आपने, अखरोट के जैसा हमारा दिमाग होता है, ब्रेन होता है। सेम ऐसे ही सोच लो कि अखरोट जैसा होता है, ये इस तरह से। ये ठीक है। अब इसमें ये जो है ना, ये हमारा फ्रंट का है, जो हमारा यहां से शुरू होता है ना ये पार्ट, ये है फ्रंट का, तो इसको कहेंगे फ्रंटल लोब। क्या कहेंगे, फ्रंटल लोब। अब ये जो है फ्रंटल लोब हो गया, ये होता है हमारा पैरिटल लोब, पैरिटल लोब। और ये हमारा होता है ओसिपिटल, ओसिपिटल लोब। और ये होता है हमारा टेम्पोरल, टेम्पोरल लोब। अब हिंदी में नाम होते हैं इनके, लेकिन आप इंग्लिश में ही करो क्योंकि इंग्लिश में ही ज्यादातर पूछा जाता है, ठीक है। जैसे इसको टेम्पोरल को शंख पाली कहते हैं, पाली होती है, लोब को पाली कहते हैं हिंदी में। तो ये फ्रंटल लोब है, मोस्टली यहां तक होता है, ठीक है, इस तरह से। ये पेरिटल लोब है, ये ऐसे, और ये ओसिपिटल लोब, और ये हमारा टेम्पोरल लोब। ये हमारा सेरिब्लम होता है, ठीक है, जिसको कई बार छोटा ब्रेन कहते हैं, छोटा दिमाग कहते हैं। यहाँ मारने से बच्चे के वो हो जाएगा, छोटा दिमाग होता है, सेरिब्लम होता है वो, ठीक है। तो आज हम इसमें करेंगे सिर्फ लोब। अब लोब में फ्रंटल लोब है हमारा, ये पार्ट है जो, ये क्या आ गया फ्रंटल लोब में सामने का। और ये जो बिल्कुल सेंटर में होता है ना ऊपर, ये क्या होता है, पैरिटल लोब। और ये जो कानों की साइड होता है पार्ट, इसको कहते हैं टेम्पोरल लोब। और जो पीछे होता है हमारा, ये होता है ओसिपिटल लोब। अब ये क्या क्या फंक्शन करते हैं, ताकि आप ये क्वेश्चन आराम से कर सके और कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए वो भी कर लें। तो हमारा ये सबसे पहले फ्रंटल लोब है, ये करता है एग्जीक्यूटिव फंक्शंस। मतलब क्या है, जो भी तुरंत, जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग है, थिंकिंग है, और कोई भी काम करें, वर्किंग मेमोरी रिलेटेड है, तो वो सब हम फ्रंटल लोब से, यहाँ से डिसीजन लेते हैं, डिसीजन मेकिंग, निर्णय लेना, समस्या समाधान करना, ये सब कहां से होते हैं, फ्रंटल लोब से, ठीक है। तो ये काम करता है फ्रंटल लोब। फिर पेरिटल लोब क्या करता है, पेरिटल लोब है, ये मेमोरी से रिलेटेड है। मेमोरी का इसमें होता है कि स्टोरेज, मेमोरी की स्टोरेज। और ये ओसिपिटल लोब है, ये हमारी विजन से, आंखों से संबंधित है। क्या है ये, विजन, ठीक है, विजन से रिलेटेड, यानी आंखों का सारा फंक्शन है। यहाँ है आंखें, लेकिन इनका सारा फंक्शन ये ओसिपिटल लोब करता है, यानी बिल्कुल पीछे जाके इसका, हमें कोई भी वस्तु दिखाई देती है, आंखों से हम देखते हैं तो ओसिपिटल लोब के कारण देखते हैं, ठीक है। और टेम्पोरल लोब है, ये कानों के पास है, तो कानों के पास है तो क्या है, हियरिंग,
सुना जाता है इसे, और मेमोरी का कुछ हिस्सा इसमें भी आता है और कुछ इसमें आता है। समझ आया? इस तरह से हम करेंगे। तो अब देखो इसमें, और बॉडी मूवमेंट, और ये फ्रंटल लोब डिसाइड करता है क्या फंक्शन करना है, बॉडी को कैसे मूव करना है। साथ में इसमें सेरिबलम है, ये भी पार्ट करता है। जो हमारे बेसिक फंक्शंस होते हैं ना, सांस लेना है, ब्रीथिंग वगैरह को कंट्रोल कौन करता है? हमारा सेरिबलम करता है। तो बॉडी मूवमेंट फ्रंटल लोब का हो गया। प्री फ्रंटल यानी सामने का, तो ये सारा फ्रंटल लोब का ही काम आ जाएगा। थिंकिंग भी यहाँ से करेंगे। प्रॉब्लम सॉल्विंग वो भी यहाँ से होगी। अब विजन और हियरिंग, ये दोनों कहाँ से हो रहे हैं? विजन तो हो रहा है ओसिपिटल लोब से, और हियरिंग किससे हो रहा है? टेम्पोरल लोब से। तो ये ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। समझ आया? ये 3 काम है, ये तो करता है हमारा फ्रंटल लोब, और ये करते हैं टेम्पोरल और ओसिपिटल लोब। क्लियर? आगे इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी। इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी है ब्रॉनफेन-ब्रेनर। इसका पूरा नाम है यूरी ब्रॉनफेन-ब्रेनर। Which of the following does not belong to macro system of the child? इसका मतलब क्या है? हमें पहले इस थ्योरी के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, अब यूरी ब्रॉनफेन-ब्रेनर ने जो थ्योरी दी है उसको इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी कहा है, पारिस्थितिकी मॉडल। क्यों कहा है? क्योंकि उन्होंने कहा है कि बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो उसके अराउंड जो सर्कमस्टांसिस हैं, जो फैमिली है, स्कूल है, यानी एनवायरनमेंट है, परिस्थितियां हैं, उन सब के अकॉर्डिंग ही बच्चे का डेवलपमेंट होता है। और इसीलिए इन्होंने ये सिस्टम बताए हैं कि अलग अलग सिस्टम है वो बच्चे को कैसे प्रभावित करता है, डायरेक्ट रूप से करता है या इनडायरेक्ट रूप से करता है। तो ये है, ये मैंने पूरी थ्योरी करवा रखी है चैनल पे, बहुत क्लियर कर रखा है उसमें। इसमें हम थोड़ा सा करेंगे कि जैसे मान लो ये बच्चा है, ठीक है, तो सबसे पहले जब जन्म लेता है बच्चा तो उसके अराउंड कौन होता है? फैमिली मेंबर होते हैं। ठीक है, फैमिली से वो कहाँ जाएगा? फिर वो आस पड़ोस में यानी खेलने के लिए जाएगा, और फिर कहाँ जाएगा? वो फ्रेंड्स बनाएगा। तो स्कूल है, और ये सब किस में आ जाएंगे? हमारे फैमिली है, स्कूल है, नेबरहुड है और फ्रेंड्स है, ये सब उसके पहले सिस्टम में आ जाएंगे। और इस सिस्टम का नाम क्या बताया है? माइक्रो सिस्टम। क्या कहा है? माइक्रो यानी सूक्ष्म तंत्र। ठीक है, छोटा, लघु, क्योंकि उसके अराउंड एक सेफ्टी जोन होता है, छोटा सा एरिया होता है जिसमें वो डायरेक्ट इंटरेक्शन करता है। तो डायरेक्ट इंटरेक्शन किससे होता है? माइक्रो से। इसके बाद दूसरा, उसके अराउंड एक सर्कल होता है, ये सर्कल है, इसको कहते हैं मीसो या मेसो। ठीक है, अब मीसो सिस्टम क्या होता है कि इनके बीच में जो आपस में संबंध है ना, वो भी बच्चे को प्रभावित करते हैं, और इसके साथ साथ जो बाहर के और सिस्टम है उनका भी आपस में रिलेशन। तो मीसो यानी मैश करना, मिक्स कर देना, सभी रिलेशनशिप्स को इसमें बताया जाता है कि अगर पेरेंट्स का और टीचर का रिलेशनशिप अच्छा है तो बच्चे की प्रोग्रेस और अच्छी होगी, वो आपस में शेयर करेंगे बच्चे की बातें, तो एक जैसा माहौल उसे मिलेगा और वो क्या होगा? डेवलपमेंट होगा। ठीक है, तो इसके बाद अगला है इसके अराउंड एक्सोसिस्टम। इसको क्या कहेंगे? एक्सोसिस्टम यानी बाह्य तंत्र। अब बाह्य तंत्र क्या है कि जो बच्चे के माता पिता हैं उसका जो वर्क प्लेस है ना, जहां वो काम करते हैं, उनका व्यवसाय है, वो उसे प्रभावित करता है। बच्चे के जो बहन भाई हैं उनके फ्रेंड सर्कल भी उसको प्रभावित करते हैं, वो सब उसमें एक्सो में आ जाएंगे, यानी बाह्य तंत्र। ठीक है, वो इनडायरेक्टली प्रभावित करते हैं, डायरेक्ट प्रभावित नहीं करते। अब इसके बाद होता है हमारा मैक्रो सिस्टम। इसको कहेंगे मैक्रो यानी वृहत, बड़ा। मैक्रो वृहत, तो वृहत क्या हो गया कि जिसमें सारे शामिल हो गए, जो कल्चर है हमारा वो इसमें आ जाएगा। ठीक है, और एक्सो में क्या आ जाएगा? जैसे ये सेवाएं आ जाएंगी, सरकारी सेवाएं होती है ना, हॉस्पिटल की सर्विस है या फिर और कोई मार्केट की सर्विस है, वो सब इसमें एक्सो में आएंगी। और मैक्रो में हमारे जो होते हैं कल्चर रिलेटेड जितने भी हैं, न्यू वैल्यूज हैं, मोरल वैल्यूज हैं,
या फिर हमारे लाज हैं और कस्टम्स, रीति रिवाज हैं, हर धर्म के, रिलीजन के अलग अलग होते हैं। तो कल्चर और रिलीजन दोनों किस में आएंगे, मैक्रो में आएंगे, ठीक है, संस्कृति और धर्म। इसके बाद एक होता है क्रोनो। क्रोनो समय से, परिस्थिति यानी जो समकालीन परिस्थिति है उससे बच्चे प्रभावित होते हैं, वो हो जाता है क्रोनो में। समझ आया, ये होता है हमारा पारिस्थितिकी तंत्र, मॉडल ऑफ इकोलॉजिकल मॉडल। इतना समझ लेना है बस, ज्यादा डीप में पढ़ना है तो आप वो वीडियो देख लें चैनल पे जाके, पूरी वीडियो में मैंने सिर्फ इस थ्योरी को एक्सप्लेन कर रखा है। अब इसके बाद इसमें आंसर क्या जाएगा, सभी समझ गए हैं। तो मैक्रो, बृहद क्षेत्र का हिस्सा कौन सा नहीं है, स्कूल नहीं है। स्कूल किसका हिस्सा है, माइक्रो का है, सूक्ष्म तंत्र का हिस्सा है। समझ आया, आगे देखो। द फॉलोइंग इज द फाउंडर ऑफ चाइल्ड स्टडी मूवमेंट। चाइल्ड स्टडी मूवमेंट यानी बाल अध्ययन का संस्थापक किसे माना जाता है, किसने बाल अध्ययन की शुरुआत की थी। और इसका आंसर क्या होगा, सीधा डायरेक्ट आंसर बताती हूँ क्योंकि ये तो क्या है, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। ये है जी स्टैनले हॉल, ठीक है, इन्हें माना जाता है बाल अध्ययन का संस्थापक। और ये बीने और सीमन, ये क्या है, एल्फर्ड बीने, और कोई इसको साइमन भी कहते हैं, हिंदी में लिखे मिलता है कई जगह, सीमन भी कहते हैं। तो बीने और सीमन ने इंटेलिजेंस टेस्ट बनाया था, ठीक है। तो इंटेलिजेंस टेस्ट मेजरमेंट का जो फादर है वो कौन है, बीने है। इसमें ये आ सकता है, इंटेलिजेंस से रिलेटेड है बीने। और जो चाइल्ड स्टडी मूवमेंट यानी बाल अध्ययन है वो किसने शुरू किया था, स्टैनले हॉल को माना जाता है उसका संस्थापक, फाउंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द सोशियो कल्चरल थ्योरी ऑफ वाइगोत्स्की। अब वाइगोत्स्की ने एक थ्योरी दी है सोशियो कल्चरल, सामाजिक सांस्कृतिक विकास, ठीक है। तो सामाजिक सांस्कृतिक तरीके से बच्चे का विकास कैसे होता है उन्होंने इस थ्योरी में बताया है। ऑप्शन काफी बड़े थे इसलिए मैंने हिंदी में एक बार लगाया है, जो हिंदी मीडियम के हैं वो वहां से एक बार देख लें, पढ़ लें ध्यान से, क्योंकि इसको मैं थोड़ी देर के लिए रख रही हूँ, उसके बाद इंग्लिश में ही समझाऊंगी, ठीक है। तो अब क्या है कि सबसे पहला ऑप्शन है चिल्ड्रन लर्न वेरी लिटिल। चलो इसका एक काम करते हैं, पहले इस थ्योरी को थोड़ा सा समझ लेते हैं ताकि ऑप्शन पढ़ के हम जल्दी से आंसर कर देंगे। अब थ्योरी क्या है, थ्योरी के अनुसार पियाजे की सुनी है आपने कोग्निटिव थ्योरी। तो पियाजे तो कहते हैं कि बच्चे का डेवलपमेंट अपने आप होता है, लेकिन ये उनके विपरीत कहते हैं। वाइगोत्स्की कहते हैं कि बच्चे का डेवलपमेंट है वो अपने आप तो होता है, लेकिन अगर उसको हेल्प दी जाए, उसको टेम्परेरी हेल्प दी जाए बड़ों के द्वारा, कोई जो उस काम को अच्छे से कर सकता है उसके द्वारा, तो बच्चा आसानी से वो काम कर सकते हैं, सीख सकते हैं। तो बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो सोशियो कल्चरल यानी समाज और संस्कृति से प्रभावित होता है, ये इन्होंने बताया इस थ्योरी में। और दूसरी इनका एक मेन कंसेप्ट है जेडपीडी। कौन कौन से मेन कंसेप्ट है देखो, जेडपीडी, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। दूसरा है स्कैफोल्डिंग, ये थ्योरी भी मैंने डीप में करवा रखी है चैनल पर, अच्छे से देख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। स्कैफोल्डिंग हो गया। एक इसमें आता है MKO, मोर नॉलेजेबल अदर। और कौन सा कंसेप्ट रह गया, एक इसमें स्पीच के बारे में बताया, भाषा का कि डेवलपमेंट में कैसे हेल्प होती है, कैसे डेवलप होती है लैंग्वेज बच्चे की। अब जेडपीडी, स्कैफोल्डिंग, MKO सभी एक दूसरे से रिलेट करते हैं। MKO होता है कि वो मोर नॉलेजेबल, ज्यादा नॉलेज वाला इंसान जो किसी काम को करने में हमारी हेल्प कर सके, उसको हम ठीक तरीके से कर सकें, वो हो जाएगा। जैसे टीचर है बच्चे के लिए, या उसके पेरेंट्स हैं, कोई बड़ा भाई बहन है, वो हो सकते हैं कोई भी। और इसमें कंप्यूटर भी हो सकता है, कंप्यूटर से भी सीखते हैं हम, ठीक है, जो हमारी हेल्प करे उस काम को सीखने में। फिर है स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग ऐसा प्रोसेस होता है, टेम्परेरी हेल्प, टेम्परेरी हेल्प बोलते हैं कि ये जो मोर नॉलेजेबल अदर है, MKO है, वो तब तक सहायता करेगा जब तक वो काम हम सीख नहीं लेते। बच्चा उस काम को अपने आप नहीं कर लेता तब तक उसकी हेल्प की जाती है। जैसे साइकिल चलाने के लिए बच्चे को पहले पकड़ के चलाया जाता है, धीरे धीरे उसको थोड़ी देर छोड़ छोड़ के देखते हैं, जब उसको अच्छे से आ जाती है तो बिल्कुल दूर हट जाते हैं। तो इस तरह से MKO है वो उसको सिखा रहा है, ठीक है, ट्रेनर हो गया।
और स्कैफोल्डिंग उसको जो सहायता दी जा रही है टेम्परेरी वो हो गई। और ZPD होता है जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, निकट विकास का क्षेत्र, यानी हर इंसान हर बच्चे के आर बार, ठीक है, चारों ओर क्या है उसका एक क्षेत्र है जितना वो विकास कर सकता है। जैसे मान लो ये बच्चा है, कहाँ बनाऊं भाई, यहाँ बना देती हूँ, ये बच्चा है, ठीक है, इसके विकास का क्षेत्र है ना यहाँ तक है, ये इस स्टेज पे है, 4 साल 5 साल का बच्चा है, वो इतनी स्टेज पे इतना सीख लिया उसने। अब उसकी सीखने की उम्मीद क्या है, आगे वाली स्टेज, इस स्टेज पे जाने के लिए उसको MKO हेल्प करेगा, ऊपर खींचेगा, वो यहाँ तक आ जाएगा बच्चा। और ये है हमारा जो ये वाला स्टेज है ना, लेवल है, ये है ZPD जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, यानी जितना नजदीक का क्षेत्र है वो विकसित कर सकता है, ठीक है, वो हो गया हमारा ZPD। समझ आया, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, कि भाई लगभग अब जैसे किसी को मान लो किसी बच्चे को चलना ही नहीं आया है तो साइकिल कैसे सीखेगा, नहीं सीख सकता ना, पहले चलना सीखेगा फिर साइकिल सीखेगा, फिर अगला क्या होगा स्टेप, स्कूटी सीख लेगा, फिर कार सीख लेगा। तो ये जो क्षेत्र है ये बढ़ता जाता है, जैसे जैसे बच्चे का डेवलपमेंट होता है तो ZPD जोन है वो भी अप होता जाता है, यानी उसका वो वहां तक विकसित हो गया और वह ऊपर बढ़ गया, फिर और ऊपर बढ़ गया, इस तरह से होता है। ये सारा जोन है, ये क्या है, ZPD है। अब इसमें क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे भाई, तीनों चारों ऑप्शन मैंने समझा दिए हैं। चिल्ड्रन लर्न वेरी लिटिल फ्रॉम परफॉर्मिंग टास्क दे कैन ऑलरेडी डू इंडिपेंडेंटली। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये कहते हैं कि बच्चा है जो खुद से काम करता है उससे कम सीख पाता है, ठीक है, तो अपने आप कर रहा है, सीख रहा है, उतना ही सीखेगा और जब तक उसकी और मदद करके उसको ऊपर ना उठाया जाए। तो ये सही है, कम सीखता है बच्चा अपने आप। तो फिर है कंसेप्ट ऑफ जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट इज ए पार्ट ऑफ दिस थ्योरी, तो ये भी हो गया, ZPD अभी बताया मैंने। फिर है इट इग्नोर्स द इम्पोर्टेंस ऑफ लैंग्वेज इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट में लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस को इग्नोर करते हैं, इग्नोर नहीं करते, लैंग्वेज मोस्ट इंपॉर्टेंट बताई है। और इस लैंग्वेज में से कई बार क्वेश्चन पूछते हैं, इसकी जो लैंग्वेज का जो प्रोसेस है डेवलपमेंट का उसमें, और उसकी मैंने इसकी अलग वीडियो बना रखी है, 2 वीडियो हैं वाइगोत्स्की की थ्योरी पर, और मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी है भाई, जरूर देख लेना। इट emphasizes रोल ऑफ सोशो कल्चरल एनवायरमेंट, तो ये तो थ्योरी है हमारी, ठीक है, इसके ऊपर ही तो बेस है, तो ये हमारा सही है, ये भी सही है, तो गलत कौन सा है, ये नॉट ट्रू पूछा है ना, इसलिए हमने ये ऑप्शन लगा दिया। थोड़े से लेंथी क्वेश्चन है, समझने में टाइम लग रहा है, लेकिन कंसेप्ट क्लियर करना। द फ्रेज 6 on one hand and half a dozen on other best describe which of the following type of conflict। conflict यानी द्वंद्व, द्वंद्व है वो उसके टाइप दे रखे हैं, इस तरह का क्वेश्चन है। अब कंफ्लिक्ट द्वंद्व क्या होता है, जब हमारे सामने एक साथ ऐसी सिचुएशंस आ जाएं कि हमें उनमें से किसी एक पर ही जाना है, एक का ही डिसीजन लेना है, तो हमारे माइंड में, हमारे सोचने में, प्रॉब्लम सॉल्विंग करने में दिक्कत आ जाती है, तो वो होता है कन्फ्लिक्ट, ठीक है, हम ये करें या ये करें, इस तरह से होता है। तो एक हाथ में 6 और दूसरे में आधा दर्जन, तो इसमें कौन से द्वंद्व की व्याख्या की गई है। अब ये आप ये देखिए, एक हाथ में 6 और आधा दर्जन बराबर होते हैं, नहीं होते, 6 और आधा दर्जन बराबर होते हैं ना, तो ये दोनों बराबर हैं, इसलिए अब इसमें कौन सा आंसर आएगा, इसको समझने के लिए पहले इनके बारे में समझो कि होते क्या हैं। अब अप्रोच, उपागम, और अप्रोच को उपागम कहते हैं, अवॉइडेंस को परिहार कहते हैं। हिंदी में शब्द लें तो उपागम यानी जिसको हम ले सकें, परिहार जिसको हम छोड़ें, तो ऐसे ही है अप्रोच, अवॉइडेंस यानी अवॉइड करने योग्य हो, जो जिसको हम छोड़ें, करना नहीं चाहें। तो ऐसी सिचुएशन आती है लाइफ में कई बार, जैसे एग्जांपल के लिए देख लो कि मान लो, खुद से लगा लो, आपको PhD करने का मौका मिल रहा है, PhD में एडमिशन हो गया और साथ में आपको जॉब का भी ऑफर मिल रहा है। अब आप जॉब भी करना चाहते हो,
पीएचडी भी करना चाहते हो, दोनों में से आपको एक चूज करना है, तो ये कन्फ्लिक्ट हो गया। आप उस पे विचार करेंगे कि कौन से में क्या फायदा है, करें नहीं करें, क्या करें, आपके माइंड में कन्फ्लिक्ट हो गया। अब आप क्या करोगे, इसमें दोनों ही क्या है, अच्छे हैं ना, दोनों अच्छे हैं, पीएचडी की तो भी अच्छा है, जॉब की तो भी अच्छा है। तो जिसमें दोनों ही प्लस यानी प्रॉफिट की बात हो रही हो वो होती है अप्रोच। तो अप्रोच को समझो प्लस से, जिसमें हमारा लाभ होता है, हम करना चाहते हैं, जो हमारी इच्छा होती करने की। लेकिन अवॉइडेंस होता है जिसको से हम बचना चाहते हैं, वो उसको लगा लो माइनस में। अब अप्रोच अवॉइडेंस यानी प्लस माइनस, अवॉइडेंस माइनस माइनस, और अप्रोच ये मैंने बता दिया प्लस प्लस। फिर है डबल अप्रोच यानी एक ही परिस्थिति है, उसके कई सारे लाभ हैं, और दूसरी परिस्थिति जिसके हम करना नहीं चाह रहे उसके कई सारे अवॉइडेंस के वो है भाई कंपोनेंट है। तो इस तरह से हम देखें की बात हो रही है तो डबल में आ जाएगा, ठीक है। उसमें दो अप्रोच हो। अब मेनली इनमें 3 में ही आता है क्वेश्चन। मैंने आपको समझाया अप्रोच कि जॉब करें या पीएचडी करें। अब ऐसे है, एक हाथ में 6 दूसरे में आधा दर्जन, बराबर है दोनों में, तो ये कौन सा हो जाएगा, अप्रोच हो जाएगा, ठीक है ना। सृजनात्मकता का निवेश सिद्धांत किसने दिया है। अब ये निवेश सिद्धांत क्या है वो बाद में बताऊंगी। किसने दिया है, ये दिया है स्टर्नबर्ग एंड लुगार्ड ने। अब स्टर्नबर्ग एंड लुगार्ड ने ये 1995 में दिया था ये सिद्धांत। क्रिएटिविटी, सृजनात्मक व्यक्ति कौन होता है, उनके अनुसार इन्वेस्टमेंट समझते हैं सभी, यानी अपना पैसा किसी ऐसे उसमें लगाना जिससे प्रॉफिट निकले, जैसे शेयर मार्केट होती है। तो इन्वेस्टमेंट का मतलब यही होता है निवेश करना। तो क्रिएटिविटी है वो ऐसा निवेश है कि जहां पर लो बाय और सेल आई, खरीदेंगे कम बेचेंगे ज्यादा, इस पे सिद्धांत पे काम करती है ये, ठीक है। कि व्यक्ति है वो खर्च कम करेगा लेकिन प्रॉफिट ज्यादा लेगा, ये है क्रिएटिविटी का इन्वेस्टमेंट। पड़ोस में शादी है, काफी सारी आवाज आ रही है डीजे की, और मैं सोच रही हूँ कि आपका टाइम खराब ना हो, आज की वीडियो है वो मैं आपको प्रोवाइड कराऊं, इसलिए मैं भी लगी हूँ, तो इग्नोर करें बाहर की साउंड को। द कंसेप्ट ऑफ लाइफ स्पेस इज ए पार्ट ऑफ। लाइफ स्पेस क्या है, जीवन क्षेत्र की संकल्पना किसका भाग है, किस थ्योरी का एक पार्ट है। अब इसमें जिस बच्चे को बिल्कुल भी नहीं आता ना वो भी एक तुक्का लगा सकता है। जैसे यहाँ है लाइफ स्पेस, जीवन क्षेत्र, क्षेत्र क्या होता है, फील्ड, तो फील्ड थ्योरी है वो इसकी आंसर हो जाएगी। तो कर्ट ये है कोर्ट, कोई कोर्ट बोलता है कोई कर्ट बोलता है, कोर्ट लेविन की थ्योरी है फील्ड थ्योरी, उससे ये लाइफ स्पेस का कंसेप्ट लिया गया है। अब ये होता क्या है, जो कोर्ट लेविन है इन्होंने इस थ्योरी में क्या किया है कि फॉर्मूले के द्वारा बताया है कि बच्चे का विकास कैसे होता है, किसी भी व्यक्ति का, पर्सन का विकास, डेवलपमेंट कैसे होता है, और उसके लिए उन्होंने कुछ टर्म यूज किए हैं, जैसे मैथ्स में होती, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, तो उन तीनों को मिला के उन्होंने एक फॉर्मूला बना दिया। और वो फॉर्मूला क्या है कि जो लाइफ स्पेस है, लाइफ स्पेस उसको L से डिनोट किया है, तो L इज इक्वल टू P प्लस ई, P प्लस ई। P क्या है, पर्सन, P क्या है, पर्सन, E क्या है, एनवायरमेंट, एनवायरमेंट कौन सा, साइकोलॉजिकल एनवायरमेंट प्लस पर्सन, ठीक है। वो क्या होता है, उसका लाइफ स्पेस होता है, उसका जीवन क्षेत्र होता है, यानी उसका जो डेवलपमेंटल का जो क्षेत्र है वो लाइफ स्पेस है, वो पर्सन प्लस एनवायरमेंट, यानी पर्सन एक अलग है और उसके जो एनवायरमेंट है साइकोलॉजिकल अराउंड वो उसको प्रभावित करता है, दोनों से मिलकर उसका लाइफ स्पेस बनता है, जीवन क्षेत्र बनता है। और इससे एक रिलेटेड उन्होंने कहा है कि बिहेवियर, तो बिहेवियर कैसे बनेगा, व्यवहार कैसे होगा, व्यवहार का डेवलपमेंट कैसे होगा, बिहेवियर है वो फंक्शन ऑफ पर्सन एंड एनवायरमेंट है, ठीक है।
फंक्शन ऑफ पर्सन एनवायरमेंट, इन दोनों के बीच में जो अंतःक्रिया होती है, इंटरेक्शंस होती हैं, उनके द्वारा ही क्या बनता है, बिहेवियर बनता है। तो इसको हम B इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ लाइफ स्पेस भी बोल सकते हैं। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है पेपर में, आपको ये फार्मूला दे दें और कह दें किस थ्योरी से है, तो ये फील्ड थ्योरी है। समझ आया ना, इस तरह से करना है। P किसको दिखाता है, पर्सन को, E एनवायरमेंट को, L है वो लाइफ स्पेस को, B है वो बिहेवियर को। समझ आया। आगे अभी 5-6 क्वेश्चन और बचे हैं, लेकिन साउंड डिस्टरबेंस भी ज्यादा है, टाइम भी ज्यादा हो गया है, वो हम कल करेंगे। मेरी उम्मीद तो यही थी कि आज पूरा करवाऊं मैं आपको, लेकिन काफी डिस्टरबेंस हो रहा है, मेरा भी ध्यान भटक रहा है इधर उधर, और इस वजह से मिलते हैं कल। और कोई भी डाउट है, किसी भी थ्योरी के बारे में कुछ पूछना है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद, और स्वस्थ रहो, मस्त रहो।